जोन वेलकम्स यू फ्रेंड्स। इससे पहले लेक्चर में हमने नोवेल की बात की थी, द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नोवेल, एंड वी डिस्कस्ड कि व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोवेल, द ओरिजिनेशन ऑफ नोवेल इन 18th century, and the four pillars of English novel, that is Richardson, Fielding, Smollett and Sterne. And after that some other novelists are there and we will discuss up to Jane Austen. ठीक है ना फ्रेंड्स? एट द सेम टाइम व्हेन दीज novelists were writing in England, same time in France Rousseau was there, and Rousseau's novel Julie especially, it's a novel of passion. The novel is about two lovers, means we are talking about feelings here, feelings, passion, love, all these things. So this novel influenced a lot, and this influence we find in an English novelist also, and the name of the novelist is Henry Mackenzie. कौन है? Henry Mackenzie. हेनरी मैकेंजी, जेड है बल्कि। हेनरी मैकेंजी की बात जो है हम यहां पर करेंगे। हेनरी मैकेंजी जो है बेसिकली ही वाज अ स्कॉटिश राइटर, अ राइटर ऑफ फीलिंग। इससे पहले हमने क्या देखा? रिचर्डसन में फील्डिंग में मोरलिटी, वर्च्यू, ठीक है ना, वो सारी चीजें देखी, और पिकास ट्रेडिशन था। तो जो मैकेंजी हैं, ही वाज अ राइटर ऑफ फीलिंग, और उनके जो दो नोवेल हैं बहुत फेमस हैं। वन इज अ मैन ऑफ फीलिंग एंड द सेकेंड वन इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड। One is the man of feeling and second one is the man of world. First one published in 1773 and second one is 1777. लेकिन जो नोवेल इनका ज्यादा इंप्रेसिव रहा वो है द मैन ऑफ फीलिंग। मैन ऑफ फीलिंग में अ पर्सन फ्रॉम स्कॉटलैंड, स्कॉटिश इज, वो क्या करता है? ही एंटर्स द वर्ल्ड। व्हाट काइंड ऑफ द मैन इज? मैन इज इनोसेंट, प्योर, पैशनेट, फुल ऑफ फीलिंग्स, बट लैक ऑफ वर्ल्डली विजडम, जैसा कि शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स में मिलता है। हालांकि दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन कुछ सिमिलरिटी है जो हम बात कर रहे हैं। व्हेन ही एंटर्स द वर्ल्ड, तो ही इज नॉट हैविंग वर्ल्डली विजडम। किस तरीके से? कनिंगनेस, हिपोक्रेसी, एनवी, जेलेसी, ये चीजें नहीं है उसमें। अब ही विजिट्स अ मैड हाउस, देयर ही मेट अ गर्ल एंड falls in love with that girl, but unfortunately the girl turned out to be a careerist, अपॉर्चुनिस्ट थी, ठीक है ना। और जैसे ही इसको इससे बेहतर ऑप्शन मिला तो वो क्या करती है? सी बिट्रेड हिम, वो उसको छोड़कर उससे बेटर ऑप्शन के ऊपर चली जाती है। मैं थोड़ा सा बस स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है मैन ऑफ फीलिंग एंड सेकेंड नोवेल इज रिटन इन 1777, मैन ऑफ द वर्ल्ड, रिटन बाय हेनरी मैकेंजी। हेनरी मैकेंजी बाकी के जो नोवेलिस्ट हैं उनसे टोटली अलग है, जिनके ऊपर रूसो का इन्फ्लुएंस साफ है, स्पेशली जो उनका नोवेल है जूली। अब मैकेंजी के बाद कुछ वुमन नोवेलिस्ट हमें मिलते हैं और एक नए टाइप का, बिल्कुल एक अलग टाइप का नोवेल जो है डेवलप कर रहा है, एंड दैट टाइप ऑफ नोवेल केम टू नोन एज गोथिक नोवेल।
अब गोथिक नोवेल में क्या है, इंटरेस्ट किसमें दिखाया गया, मिडल एजेस और एक मॉन्स्ट्रस कैसल, ठीक है ना, मॉन्स्टर है, विक्टिम बनाता है किसी गर्ल वगैरह को स्पेशली, ठीक है ना। ये मिडल एज की सेटिंग जो है इस नॉवल में मिलती है, सुपर नेचुरल एलिमेंट रहता है। तो जो मिडल एजेज है, मिडल एज और मॉडर्न एज का एक जो है कन्वर्जेंस, एक जो है उनका मिक्स करने की कोशिश की गई है। ये टोटली अलग टाइप का नॉवल था और इसको बोला गया गोथिक नॉवल, ठीक है ना। बेसिकली जो ये टर्म थी वो आर्किटेक्चर पे अप्लाई हुई पहले, उसके बाद फिक्शन में आती। अब देखने की बात ये है कि हर बार क्वेश्चन यहीं से आता है, एक क्वेश्चन गोथिक नॉवल से पूछता है और सिर्फ इतना भर पूछता है कि इनमें से कौन सा नॉवल गोथिक नॉवल है या इनमें से कौन सा नॉवल गोथिक नॉवल नहीं है, और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा नॉवल गोथिक नॉवल की पैरोडी है, वो भी हम बात करेंगे। तो इस लिहाज से जो सबसे पहला नाम है वो है होरेस वोल्पोल्स कैसल ऑफ ओटेंटो, कैसल ऑफ ओटेंटो। इट इज द मिक्सचर ऑफ मॉडर्न एंड मिडल एजेस। इसमें जो है ये एक मिक्सचर है मिडल एजेस और मॉडर्न एज का, होरेस वोल्पोल का कैसल ऑफ ओटेंटो। और कैसल ऑफ ओटेंटो के साथ हम गोथिक नॉवल की बिगिनिंग मानते हैं। जो कैसल ऑफ ओटेंटो है इसके साथ ही गोथिक नॉवल की जो है हम बिगिनिंग मानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑथर है वो है क्लारा रीव। और क्लारा रीव जो है, क्लारा रीव का जो वर्क है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास है हु इज अ फीमेल, क्लारा रीव। फर्स्ट वन इज होरेस वोल्पोल एंड सेकंड वन इज क्लारा रीव। और क्लारा रीव की हम जब बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो इनका वर्क है दैट इज द चैंपियन ऑफ वर्च्यू, अ गोथिक स्टोरी। द चैंपियन ऑफ वर्च्यू, अ गोथिक स्टोरी, रिटन इन 1777। क्लारा रीव का जो वर्क है वो कौन सा है, द चैंपियन ऑफ वर्च्यू, अ गोथिक स्टोरी। जब इसका सेकंड एडिशन पब्लिश होता है उसका टाइटल रहता है, इसी नोवेल का जब सेकंड एडिशन आता है, इट वॉज एंटाइटल्ड एज द इंग्लिश बैरन। ये इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये पूछा जा सकता है, द इंग्लिश बैरन। ये हो सकता है कि इंग्लिश बैरन का प्रीवियस टाइटल क्या था, या द चैंपियन ऑफ वर्च्यू, अ गोथिक स्टोरी का जो सेकंड एडिशन आया उसका टाइटल क्या था। द आंसर विल बी द इंग्लिश बैरन। ये इंपॉर्टेंट वाक जो है क्लारा रीव का यहां से है। उसके बाद अनदर वुमन है, अनदर वुमन राइटर एंड शी इज शार्लोट स्मिथ। शार्लोट स्मिथ। और इनका जो है एमिलिन, इनका जो वाक है दैट इज एमिलिन। ये इंपॉर्टेंट वाक इनका है। और इसका भी एक सब टाइटल है, द ऑर्फन ऑफ द कैसल। दैट इज द सब टाइटल ऑफ दिस नोवेल, द ऑर्फन ऑफ द कैसल। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 17 जो है 88 में पब्लिश होता है। इसके बाद इनका एक और वर्क है द रिसेस। ये 1785 में पब्लिश होता है।
मतलब शार्लोट स्मिथ रेयरली यहां से क्वेश्चन आता है, माइनर नॉवलिस्ट हैं, लेकिन इनके वर्क्स का पता होना चाहिए। एमिलिन, द सब टाइटल इज द ऑर्फन ऑफ द कैसल एंड द सेकेंड वर्क इज द रिसेस। फर्स्ट वन पब्लिश्ड इन 1708, सेकेंड वन पब्लिश्ड इन 1785। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, हमारा शार्लोट स्मिथ की बात हुई। नेक्स्ट वन, उसमें हम बात करेंगे सोफिया ली। जो सोफिया ली है जिसका रिसेस, सोफिया ली का है रिसेस, उसमें गलत बता दिया। सोफिया ली, ये रिसेस इनका है 1785, ये सोफिया ली का है। पहला जो 1788 में उनका पब्लिश होता है द ऑर्फन ऑफ द कैसल और एमिलिन, वही उनका वर्क है। तो सोफिया ली अनदर वुमन नॉवलिस्ट, और उनका नॉवल है द रिसेस जो पब्लिश होता है 1785 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है होरेस वॉलपोल से आता है, क्लारा रीव से आता है, और जो है इनके जो 2-3 और नाम हैं जिसका मंक वगैरह है, वो सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स जिसमें हैं, मैथ्यू ग्रेगरी लुइस है, ये वाले ऑथर जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद है विलियम बैकफोर्ड। विलियम बैकफोर्ड जिनका वर्क है वाथिक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भाई कि वाथिक किसने लिखा है, या वाथिक जो है क्या है। इट्स अ गोथिक नॉवल रिटन बाय विलियम बैकफोर्ड, पब्लिश्ड इन 1786। एक और फैक्ट है इस नॉवल से रिलेटेड, इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच। बेसिकली ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये फ्रेंच में लिखा गया है। वाथिक की बात हो गई, मंक की बात करेंगे, कैसल ऑफ ओटेंटो की बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, लेकिन आया सिर्फ इतना ही अभी तक। इनके टाइटल देगा, इनमें से पूछेगा कौन सा गोथिक नॉवल नहीं है या गोथिक नॉवल है, या ये नॉवल किससे लिखा गया, बस। इसके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन गोथिक नॉवल से पूछा गया हो। अब जो सबसे बड़ी नॉवलिस्ट हुई गोथिक नॉवल में, यदि किसी को यहां पर सक्सेस मिला है अच्छे से, वो है मिसेज एनी रेडक्लिफ। मिसेज एनी रेडक्लिफ, और इनका वर्क है मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो। इनका वर्क है मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है 1794 में पब्लिश होता है। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है, इस नॉवल की पैरोडी लिखी जेन ऑस्टन ने, और उस पैरोडी का नाम है, ये तो बहुत बहुत बार पेपर में पूछा गया है, नॉर्थेंजर एबी। एक क्वेश्चन इस तरीके का हर बार आता है। एक जो है जेन आयर जो नोवेल है उसकी पैरोडी पूछी जाती है उससे रिलेटेड, और वो है वाइड सारगासो सी जो जीन राइस का लिखा हुआ है। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो गोथिक नोवेल है उनकी पैरोडी किसने लिखी, आंसर इज जेन ऑस्टन। पैरोडी का नाम दैट इज नॉर्थेंजर एबी। ये नोवेल है जेन ऑस्टन का। इसके अलावा एक और वर्क है मिसेज एनी रेडक्लिफ का, दैट इज द इटालियन। दैट इज ऑल्सो अ नोवेल रिटन बाय मिसेज एनी रेडक्लिफ। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट वन पब्लिश्ड इन 1794 एंड इटालियन पब्लिश्ड 3 years later, इट मीन्स 1797। ये भी को जो है एक गोथिक नोवेलिस्ट थी, वुमन नोवेलिस्ट थी। इसमें ज्यादातर वुमन नोवेलिस्ट हैं। अब जो है इसके बाद है मैथ्यू ग्रेगरी लुइस।
जिनका जो नोवेल है दैट इज मंक, द मंक, 1796 में पब्लिश होता है। हालांकि ये नोवेल जो गोथिक एलिमेंट है, जो पैरामीटर है, उस पर पूरा पूरा खरा नहीं उतरता, बट स्टिल वी कंसीडर इट अ गोथिक नॉवलिस्ट, गोथिक नोवेल। उसके बाद जो नेक्स्ट नेम है वो है आपका चार्ल्स रॉबर्ट मैचरिन। ये नाम है जो थोड़ा सा पॉपुलर नहीं है, चार्ल्स रॉबर्ट, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है। जो पॉपुलर है उनका तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, लेस नोन भी आजकल वो पूछ रहा है। और इनका वाक है मेलमथ द वॉन्डरर, पब्लिश्ड इन 1820। मेलमथ द वॉन्डरर पब्लिश्ड इन 1820। और उसके बाद है द फैटल रिवेंज, ये इतना इंप्रेसिव नहीं है, द फैटल रिवेंज, जिसमें ये पब्लिश होता है 1807 में। ये इतना जो है इंप्रेसिव नहीं है। इसके बाद जो है ये था गोथिक नोवेल। इसके अलावा एक और एरिया पे काम हो रहा था एट दैट टाइम। सम वुमन नोवेलिस्ट्स वर देयर हु वर वर्किंग ऑन सोशल थीम्स। सोशल थीम, सोशल थीम में मैन्स बिहेवियर, ठीक है ना, मैनरिज्म, लव, मैरिज, ये वाला जो सोशल थीम के ऊपर काम हो रहा था। और वहां पर दो जो है वुमन नोवेलिस्ट जिनका नाम लिया जा सकता है, जो दो तीन नोवेलिस्ट आप कहोगे, बल्कि दो की तीन चार कहोगे। द फर्स्ट वन इज फैनी बर्नी। द फर्स्ट नोवेलिस्ट इज फैनी बर्नी, फैनी बर्नी। तो हर थीम, सोशल थीम, मैरिज है, मैन्स बिहेवियर है, मैनरिज्म है, इसके ऊपर इनका जो है सारा का सारा काम है। और इनका जो वर्क है जो फेमस हुआ है दैट इज एवलिना। इसका सब टाइटल है द यंग लेडी हु एंटर्स द वर्ल्ड। द यंग लेडी हु एंटर्स द वर्ल्ड। और एवलिना, ये जो है इनका नोवेल है जो पब्लिश होता है 1778 में, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा है इनका सिसिलिया। द सेकेंड नोवेल इज सिसिलिया दैट पब्लिश्ड इन 1782। फैनी बर्नी से क्वेश्चन अब तक पूछा गया है तो एवलिना से ही पूछा गया, और इस तरीके से पूछा गया हुज नोवेल इट इज। तो इट वॉज रिटन बाय फैनी बर्नी, एवलिना, और जो है इसका जो पब्लिशिंग ईयर है 1778, इट मीन्स 18th सेंचुरी नोवेलिस्ट फैनी बर्नी वॉज। तो यहां से आपको फैनी बर्नी को याद रखना है, उनके दो नोवेल्स एवलिना और सिसिलिया, उनकी पब्लिशिंग ईयर, ये आप जो है याद रखोगे। द सेकेंड वन इज मारिया एजवर्थ। मारिया एजवर्थ से नंबर वन जो फैक्ट याद रखना है, शी वॉज एन आयरिश राइटर। ये विलियम स्कॉट से भी क्वेश्चन कई बार आता है, ये मारिया एजवर्थ से क्वेश्चन कई बार आता है, और कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है सैमुअल बेकेट से। बेसिकली तो वो भी आयरिश ही थे, और वहां से क्वेश्चन ये बनता कि बेसिकली उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा, फ्रेंच, उसके बाद इंग्लिश। तो ये तीन चार जो लोग हैं इनके बारे में इस तरीके से क्वेश्चन नेट में बहुत बार पूछा जाता है। तो मारिया एजवर्थ आयरिश नोवेलिस्ट थी। उनका जो वर्क है दैट इज कैसल रैकरेंट, पहला नोवेल जो पब्लिश्ड इन 1800, कैसल रैकरेंट, रिटन बाय मारिया एजवर्थ। ये माइनर नोवेलिस्ट हैं,
लेकिन इनके वर्क्स का पता होना जरूरी है। इनसे क्वेश्चन कि ये किसका नॉवल है, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पुट हो जाता है। अब दूसरा जो फैक्ट है यहां से इंपॉर्टेंट वो ये है, जो स्कॉटिश नॉवलिस्ट हुए, राइटर हुए बड़े, वो वॉल्टर स्कॉट हैं। अब देखिए वॉल्टर स्कॉट ने क्या किया, वेवरली नॉवेल्स लिखे, और जो स्कॉटलैंड का हिस्टोरिकल और जो पर्सपेक्टिव था उसको डेवलप किया, उसको दोबारा से रिवाइव किया। वो क्रेडिट जाता है वॉल्टर स्कॉट को, हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे ना इन्होंने। अब ये वाली सीख जो है, इनके जो वेवरली नॉवल है उसके प्रीफेस में ये बात लिखते हैं अपना खुद वॉल्टर स्कॉट, कि उनको ये काम करने के लिए इंस्पिरेशन जो है मारिया एजवर्थ से मिलती है। जो काम मारिया एजवर्थ ने आयरलैंड के लिए किया, उसके बाद आयरलैंड में आगे चल के आप जो है एनी ग्रेगरी देखोगे, आप उसमें W.B. यीट्स देखोगे, आप उसमें जो है राइडर्स टू सी जिसका लिखा हुआ है क्या नाम जो है उस प्ले राइट का है, J.M. सिंज, उन लोगों को देखोगे। लेकिन जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, मारिया एजवर्थ से होती है। तो मारिया एजवर्थ जो काम उन्होंने आयरलैंड के लिए किया है, वही काम वॉल्टर स्कॉट उसको स्कॉटलैंड का करने के लिए इंस्पिरेशन उनको मिलती है वहां से, और अपने प्रीफेस में बकायदा वो मारिया एजवर्थ का नेम मेंशन करते हैं। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट, हो सकता है यही क्वेश्चन बन जाए, तो वी मस्ट नो अबाउट दैट। तो हमने फैनी बर्नी और मारिया एजवर्थ इन दो लोगों को देखा। इसके बाद जो नॉवलिस्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ी नॉवलिस्ट है, दैट इज जेन ऑस्टन। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1775 टू 1817 है, यानी कि ज्यादा लंबा लाइफ स्पैन नहीं है। शी वॉज द डॉटर ऑफ रेक्टर ऑफ हैम्पशायर। मतलब क्या हुआ, ना तो ये बहुत बड़े तबके से बिलोंग करती थी और ना बहुत लोअर तबके से, तो जो है मिडिल क्लास से बिलोंग जो है हम जेन ऑस्टन का मान सकते हैं। अब जेन ऑस्टन का जो थीम है, बेसिकली इनका थीम मैरिज है। आप देखोगे बेसिकली इनका जो थीम है वो क्या है, मैरिज है। और इनको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहली बड़ी जो वुमन नॉवलिस्ट हुई है। इससे पहले नॉवलिस्ट हमने पढ़ी ली, लेकिन जिनका एक स्टेटस है इंग्लिश लिटरेचर में, जिनकी बात होती है, तो वो है जेन ऑस्टन। प्रोविंशियल जो है नॉवेल्स इनके रहते हैं। वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिस्कस जेन ऑस्टन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू mention the novels written by Jane Austen in chronicle order. Reason that कि she wrote novels, then the novels were rewritten also, they were sent back by the publishers, again they were sent and then they published. So it's very difficult for us to note down the real chronicle order of Jane Austen's novel. ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो फर्स्ट, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि विच वन इज द फर्स्ट नॉवल बाय जेन ऑस्टन, और उस सीरीज में पहला जो नॉवल जाता है वो जाता है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये वाला नॉवल जो है ये पहले नंबर पे जाता है, जो पब्लिश होता है 1811 में। एक्चुअली इससे पहले प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा गया, लेकिन वो पब्लिश इसके बाद में होता है। और शुरू में जब ये पब्लिशर के पास भेजा गया तो इसका टाइटल था मैरियन एंड एलिनोर। क्या था, मैरियन एंड एलिनोर। ये माना जाता है कि 1798 के आसपास 97-98 में लिखा गया, बट पब्लिश्ड इन 1811 व्हेन first time it was sent to the publisher entitled as Marian and Eleanor. It was rejected by the publisher and later it was rewritten and the title Sense and Sensibility
फाइनली इट पब्लिश्ड इन 1811। एक तो ये फैक्ट, पहला तो फैक्ट यही आपने ध्यान रखना। इस बार भी क्वेश्चन आया था कि डैशवुड सिस्टर्स कौन थी। डैशवुड सिस्टर्स, डैशवुड सिस्टर्स मैरियान, एलिनोर, और जो तीसरे नंबर पे है सोफी, उसमें शायद है सोफी ही है, ठीक है ना। तो ये 3 सिस्टर्स मार्गरेट, एलिनोर जो है ये 19, मैरियान 16.5, मार्गरेट 13, ये इनकी एज है। स्टोरी क्या है कि जो ये तीनों सिस्टर्स हैं, ये हेनरी डैशवुड, ठीक है ना, जो हेनरी डैशवुड हैं ये इनके फादर हैं। हेनरी डैशवुड जो अपनी इन तीनों बेटियों और अपनी वाइफ के साथ रह रहे होते हैं, कहां पर रह रहे होते हैं? नोरलैंड पार्क, घर का नाम, जगह का नाम नोरलैंड पार्क, ठीक है। इनकी पहली वाइफ से इनको एक बेटा भी है, उनका नाम है जॉन डैशवुड। क्या नाम है? जॉन डैशवुड। और जॉन डैशवुड की वाइफ है फैनी, ठीक है। अब जो जॉन डैशवुड हैं, सॉरी हेनरी डैशवुड हैं, इनकी डेथ हो जाती है और ये मरते वक्त जॉन डैशवुड से ये प्रॉमिस लेते हैं, यू विल लुक आफ्टर योर 3 स्टेप सिस्टर्स। ये इनकी स्टेप सिस्टर हो गई, मारियान, एलिनोर एंड मार्गरेट। अब इसकी डेथ के बाद ये कोशिश करता है, बट फैनी जो इनकी वाइफ है वो इनको ऐसा नहीं करने देती है। शी इज अ वेरी ग्रीडी लेडी। और अब नोरलैंड जो पार्क है उसका ओनर बन जाता है जॉन डैशवुड। इसका ओनर जो है कौन बन जाता है? जॉन डैशवुड बन जाता है। अब ये मिसिज डैशवुड जो है अपनी तीनों बेटियों को लेकर ये चली जाती है, कहां पे चली जाती है? बार्टन कॉटेज। अपनी तीनों बेटियों को लेकर बार्टन कॉटेज चली जाती है, ठीक है ना, जो कहां पर है? डेवोनशायर। उस जगह का नाम है डेवोनशायर। डेवोनशायर में चली जाती है और वहां पर सर जॉन, जो इस घर का मालिक है, सर जॉन, वो इनको जो है वेलकम करता है। यानी कि जॉन डैशवुड के साथ बात नहीं बनी, नोरलैंड पार्क छोड़कर बार्टन कॉटेज आ जाते हैं डेवनशायर में अपनी तीनों बेटियों के साथ, जहां पर सर जॉन जो है उनका वेलकम करता है। अब देखिए होता क्या है, वहां पर एक कैरेक्टर है कॉलोनल ब्रेंडन। इनकी एज 35 ईयर है और ये जो मिस्टर जॉन हेनरी डैशवुड हैं थे, यानी कि उनके फ्रेंड हैं। हेनरी डैशवुड के जो है ये फ्रेंड हैं। अब ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैरियन। वो मैरियन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैरियन जिसकी एज अभी इनसे तो लगभग आधा छोटी है, आधे से भी ज्यादा छोटी है, तो वो शी डज नॉट, यू कैन से, कंसीडर कॉलोनल ब्रेंडल फिट फॉर लव, ठीक है ना। अब वो किसी और जो है एक लड़के के साथ एंटेंगलमेंट उसका होता है, लाइजन रहता है, वो जब उसको बचा लेता है, मतलब फिल्मी स्टाइल में, रोमांटिक स्टाइल में, देन शी फॉल्स इन लव विद दैट पर्सन, बट दैट पर्सन इज नॉट अ गुड फेलो एंड इन द एंड ऑफ द नोवेल शी रिटर्न टू कॉलोनल ब्रेंडल। एक तो ये वाला थीम जो है कर्नल, ये जो है कर्नल ब्रेंडन का हमने याद रखना है। अब उसके बाद
इसमें मुझे नहीं लगता और कोई इंपॉर्टेंट इश्यू जो है वो रह गया है। आपका बटन कॉटेज हो गया, एलिनोर जो है, हाँ एक एलिनोर की बात करते हैं। देखिए इसमें जो एलिनोर का कैरेक्टर है वो मैरियान से टोटली अलग है। एलिनोर इज कैपेबल टू सुप्रेस और कंसील हर फीलिंग्स। पूरे के पूरे नॉवल में वो अपनी फीलिंग्स को कंसील करने में जो है वो पूरी तरीके से कामयाब रहती है। तो एलिनोर और मैरियान दे वर द डैशवुड सिस्टर्स। तीसरे नंबर की मार्गरेट थी। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। सेकंड नंबर का जो नॉवल है दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। कौन सा नॉवल है? दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब इसको भी हमने जो है इसी तरीके से ध्यान रखना, प्राइड एंड प्रेजुडिस को भी। ये इनका मास्टरपीस भी है। इसका भी जो शुरू में लिखा गया, ये फर्स्ट इंप्रेशंस इसका रहा था टाइटल, बट सेम फेट, ये भी रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद दोबारा लिखा गया और दोबारा लिखा गया। तो इनका जो टाइटल रहता है प्राइड एंड प्रेजुडिस। पहले वाला सेंस एंड सेंसिबिलिटी 11, ये वाला 1813। एक्चुअली इट वाज रिटन इन 1790, उल्टा हो गया, 1797। वो 98 में था, लेकिन पब्लिशिंग ईयर के हिसाब से प्राइड एंड प्रेजुडिस सेकंड नंबर पे आता। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन प्राइड एंड प्रेजुडिस से बनता है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन है इसका, इसकी जो है ओपनिंग लाइन है। ओपनिंग लाइन बहुत बार आती है और वो क्या है? इट इज अ ट्रूथ acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife, want of a wife। ये लाइन प्राइड एंड प्रेजुडिस की ओपनिंग लाइन है। कम से कम नेट में 5 से 6 बार तो नेट में पूछा जा चुका है कि ये किस नॉवल की ओपनिंग लाइन है। दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। सबसे पहले तो इस चीज को हमने ध्यान रखना है। अब जब नोवेल ओपन होता है, व्हेन द नोवेल ओपन्स वी फाइंड मिस्टर एंड मिसिज बेनेट। मिस्टर एंड मिसिज बेनेट। ये क्या करते हैं? इनको पता लगता है कि इनका एक नेबर है मिस्टर बिंगले, कि ही इज अ रिच मैन। उससे बड़ी बात है बैचलर है। हर नोवेल में जो जेन ऑस्टन का है मैरिज एक थीम रहता है। अब जो मिसिज बेनेट है, सी परसुएडेड कन्विंस्ड हर हस्बैंड मिस्टर बेनेट कि यू प्लीज विजिट मिस्टर बिंगली सो दैट दे कैन अरेंज अ मैच विद मिस्टर बिंगली वन ऑफ देयर डॉटर। क्योंकि यहां पर क्या है, एलिजाबेथ है, जेन है, सोफिया है, तो ये इनकी बेटियां हैं। तो उनमें से एक बेटी को वो जो है बिंगली के साथ जो है शादी उसकी करवाना चाहते हैं, ऐसा उनका सोच है। इस तरीके से जो प्लान करने की कोशिश करती है। और फिर होता क्या है, ये इसको परसुएड कर लेती है एंड दे वेंट टू मिस्टर बिंगली। ठीक है, एंड देयर वाज अ बोल मतलब पार्टी चल रही है। इनके प्लान के अकॉर्डिंग जो एलिजाबेथ है, जो बेटी इनकी है, ये वाला मैच ये चाहते थे, बट मिस्टर बिंगले डिनाइड टू डांस विद एलिजाबेथ।
एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर देते हैं पार्टी में, और रीजन ये देते हैं कि शी इज नॉट एज मच ब्यूटीफुल, एज मच प्रीटी, एज मच अपीलिंग, रादर ही डिसाइडेड और ही प्रेफर्ड जेन। एलिजाबेथ की जगह ये किसको जो है प्रेफर करते हैं, जेन को प्रेफर करते हैं और जेन के साथ डांस करते हैं। और उसके बाद जो है इनकी जो बहन होती है मिस्टर बिंगली की, जो बहन है उसका नाम है, यहां पर कहां गया उसका नाम, कैरोलिन नाम ही, कैरोलिन। अब जो कैरोलिन है वो कौन है, मिस्टर बिंगली की सिस्टर है। सी इनवाइटेड लेटर जेन, इसके बाद में वो जेन को बुलाती है। एक और कैरेक्टर है मिस्टर डार्सी, ये कौन है, ये मिस्टर बिंगले के फ्रेंड है। और जो मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ, इनके बीच थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ती हैं, और ये देखकर जो कैरोलिन है वो खुश नहीं है। रीजन इज दैट शी ऑल्सो हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मिस्टर डार्सी, और मिस्टर डार्सी जो एलिजाबेथ हैं उनसे इंप्रेस होते हैं, उनकी तरफ उनका जो है अट्रैक्शन जाता है। एक और कैरेक्टर अपीयर होते हैं विक्रम, ये जो है क्या करते हैं, एलिजाबेथ से मिलते हैं और एलिजाबेथ को ये बताते हैं कि जो मिस्टर डार्सी है he has divided him from his living, it means that he is not a good person। अब जो है डार्सी और एलिजाबेथ में थोड़ा सा इनडिफरेंस शुरू हो जाता है। उसके बाद ये एक पार्टी में भी मिलते हैं, तो एलिजाबेथ डार्सी के साथ अनमने भाव से ही डांस करती है, लेकिन अब ये एंटेंगलमेंट हो गई और लास्ट में जो है एक पूरा प्लॉट जाने के बाद पता लगता है, डार्सी उसको बताते हैं कि जो विक्रम था उसने तो उसको लिविंग ऑफर किया था बट ही डिनाइड, ठीक है ना। और लास्ट में जाकर इनका जो है क्या बोलते हैं, दे मेट, ठीक है ना। इस तरीके का जो है वो रहता है। इसके अलावा मिस्टर कॉलिंस जो हैं, एक और कैरेक्टर हैं मिस्टर कॉलिंस, ये जो मिस्टर बेनेट है इनके कजन हैं और एक प्रोस्पर और वेल्थी पर्सन है, और ये चाहते हैं, ये इनको विजिट करते हैं, बेनेट फैमिली को विजिट करते हैं और चाहते हैं कि इनकी जो बेटियां हैं उनमें से कोई भी इनसे तैयार हो जाएगी शादी करने के लिए, ऐसा उसका मानना, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ, दो ही इज नॉट मच अट्रैक्टिव। बट हियर ही वॉज रिजेक्टेड बाई एलिजाबेथ। एलिजाबेथ इसको मना कर देती है शादी से, और जो कॉलिंस है ही बिकेम एंग्री एंड लेफ्ट द प्लेस एंड सेड कि आई विल नॉट रिटर्न टू यू। उसके बाद जो है वो मैं यहां पर नहीं आऊंगा, ऐसा कह के वो चले जाते हैं। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट रह जाता है, जॉर्ज विक्रम जो डार्सी के रिलेटिव थे उनकी बात हो गई है, कैरोलिन की बात हो गई, और मिसिज बिंगली, जेन बेनेट जो है। इसके बाद बीच में एक जो आता है, जब जेन बीमार हो जाती है, एलिजाबेथ उससे मिलती है, रेन में वो जा रही होती है, कोल्ड हो जाता है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जो है एंटेंगलमेंट नोवेल के अंदर रहती है। और लास्ट में जो एलिजाबेथ और डार्सी की मैच होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो नोवेल है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ मैरिज एंड लव। और जो पहली लाइन है कि इट इज अ ट्रूथ एक्नॉलेज दैट अ मैन इन पोजेशन ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, ये लाइन बहुत बार आई है। बेनेट सिस्टर्स की बात होती है, और जो है उससे पहले डैशवुड सिस्टर की हमने बात की। इस तरीके से क्वेश्चन अब तक प्राइड एंड प्रेजुडिस या बाकी के जो नॉवेल्स हैं उनसे पूछे गए हैं जेन ऑस्टन के, तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है।
इसके बाद इनका एक और नोवेल है, दैट इज मैन्सफील्ड पार्क। कौन सा नोवेल है? मैन्सफील्ड पार्क है, और ये नोवेल इनका पब्लिश होता है 1814 में, मैन्सफील्ड पार्क। अब इसमें जो है फैनी प्राइस एक कैरेक्टर है, उसको उसके फादर भेज देते हैं नॉर्थम्पशायर। कहां पर भेज देते हैं? नॉर्थम्पशायर भेज देते हैं। और ये जो है, जो 9 चिल्ड्रन हैं, उनमें सेकंड नंबर की लड़की है। यानी कि ये कितने हैं? 9 सिबलिंग्स हैं, जिसमें फैनी प्राइस जो है वो सेकंड नंबर की है। और इसमें एडमंड, ये जब यहाँ आती है तो एडमंड से मिलती है। एडमंड कौन है? इनके कजन हैं, ठीक है ना। और लेटर वो जो है थोड़ा सा झुकाव उसकी तरफ रहता है। लेडी बर्ट्रैम, ये इनकी आंट हैं। लेडी बर्ट्रैम कौन है? इनकी आंट हैं। और एक है कैरेक्टर इसमें मिस नॉरिस। नॉरिस ये इनकी आंट है, यानी कि इनकी मदर्स सिस्टर। और जो मदर सिस्टर है, इनकी नीस हैं 2, जो कि वल्गर टाइप गर्ल्स हैं। और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर रहते हैं। तो ये है इनका मैन्सफील्ड पार्क, जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। इनका जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर या तो नॉर्थेंजर एबी पूछेगा कि वो गोथिक नॉवेल्स का पैरोडी है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है प्राइड एंड प्रेजुडिस से। और एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है फर्स्ट नॉवल, दैट इज सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अब एक नॉवल जो अभी भी बचा है वो हमारा बचा है नॉर्थेंजर एबी। नॉर्थेंजर एबी। अब नॉर्थेंजर एबी जो सबसे लास्ट नॉवल भी है इनका, ये यानी कि सीरियल में यदि लिखें तो पहले वाला था सेंस एंड सेंसिबिलिटी, दूसरे वाला प्राइड एंड प्रेजुडिस, तीसरे वाला मैन्सफील्ड पार्क, और ये है आपका नॉर्थेंजर एबी। uh, 1818, 1816, 1813, 1811। कई बार क्रॉनिकल ऑर्डर में भी लगाना आ जाता है, तो इसका भी हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो एनी रेडक्लिफ है, उनका जो गोथिक नोवेल था उसकी पैरोडी है नॉर्थेंजर एबी। फर्स्ट तो आपने ये ध्यान रखना है, यही चीज। अब इसकी स्टोरी क्या है? इसमें देयर इज अ गर्ल कैथरीन, शी वेंट टू बाथ, spent some weeks there। और ये कैथरीन कौन है? शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ एनी रेडक्लिफ्स नोवेल, गोथिक नोवेल्स, उसका पैरोडी है ना। अब ये यहां पर मिलती है, वहां पर किसके साथ रहती है? अब मिडल एज्ड कपल, मिडल एज्ड कपल के साथ ये रहती है। यहां पर ये एक लड़की से मिलती है, गर्ल, उसका ब्रदर भी होता है, लेकिन बात बनती नहीं है। ये उस लड़की के साथ जो है फ्रेंडली भी हो जाती है, बट शी टर्न्ड आउट टू बी अ कैरियरिस्ट। उसके बाद ये मिलती है, एक और लड़का है, बाथ में ही मिलती है, हेनरी से। किससे मिलती है? हेनरी से मिलती है। हेनरी और इनके बीच में फ्रेंडशिप होती है, और शी फॉल इन लव विद हेनरी।
शी फॉल्स इन लव विद हेनरी, ये वाला जो है हमने ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अभी ये नहीं पता कि कैथरीन का इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। अब जो हेनरी है वो अपने फादर से बात करता है, किस बारे, कैथरीन बारे। हेनरीज फादर कंसिडर्ड कैथरीन अ वेल्थी लेडी एंड दैट्स व्हाई ही इनवाइटेड हर एट हिज होम, अपने घर उनको बुलाता है। जो घर है दैट इज अ मॉडर्न बिल्डिंग एंड इट हैज सम मेडिवल टच, क्योंकि बात हमारी जो है गोथिक नोवेल की बात चल रही है। तो इस तरीके से, लेकिन जब ये इसको अपने घर बुलाता है तो चीज निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि शी इज नॉट अ वेल्थी लेडी एंड व्हेन द फादर केम टू नो कैथरीन इज नॉट अ वेल्थी लेडी देन ही ह्यूमिलिएटेड हर, ही इंसल्टेड हर। यहां से क्या चीज निकल के आई, पूरा चाहे प्राइड एंड प्रेजुडिस हो, सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो, नॉर्थेंजर एबी हो या मैन्सफील्ड पार्क हो, सब में जो है प्रॉपर्टी एक अहम रोल जो है वो निभा रही है। यानी कि जो इंसान का जो वैल्यू है वो उसके इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर काफी कुछ बेस कर रहा है ना। मिस्टर बिंगली की तरफ भी बेनेट फैमिली क्यों अट्रैक्ट होती है, वो रिच है। वो वहां पर हमने जॉन हेवुड डैशवुड को देखा, उसकी वाइफ ग्रीडी होती है, अपने स्टेप सिस्टर्स के साथ वो अपना उसका जो प्रॉमिस था वो नहीं निभा पाता, वहां भी प्रॉपर्टी का ही खेल है। यहां पर भी कैथरीन जो कि एक बहुत अच्छी लड़की है, हेनरी लव करता उससे, कैथरीन ऑल्सो लव्ड हिम, बट व्हेन द फादर केम टू नो शी इज नॉट अ वेल्थी लेडी, अब क्या होता है कि उसका फादर जो है कैथरीन को इंसल्ट करता, ह्यूमिलिएट करता है। तो इस तरीके से ये कहानी जो थी, ये कहानी थी आपकी नॉर्थेंजर एबी की। तो ये थी जेन ऑस्टन। तो कोशिश यही रही है कि जेन ऑस्टन पे ही सबसे ज्यादा टाइम लगाया, क्योंकि क्वेश्चन यहां से दो ही पूछे जाने हैं, या तो गोथिक नोवेल से पूछा जाना है या फिर जेन ऑस्टन से पूछा जाना। तो एक नंबर पे तो आप याद रखोगे कि गोथिक नोवेल्स कौन कौन से हैं। उसमें हम कैसल ऑफ ओटेंटो होरेस वॉलपोल से स्टार्ट करेंगे। होरेस वॉलपोल जो है, उसके बाद मैथ्यू ग्रेगरी है, चाहे आपके जो है क्या नाम उनका था, जो और लेडीज थी जिनके नाम थे, वो शार्लोट स्मिथ है, चाहे आपकी क्लारा रीव है, उसके बाद फैनी बर्ने की बात की थी, मारिया एजवर्थ की बात की थी, मैकेंजी की हमने बात की, और लास्ट में जेन ऑस्टन। सबसे ज़्यादा टाइम हमने जेन ऑस्टन पे लगाया, बड़ी नॉवलिस्ट, पहली बड़ी फीमेल नॉवलिस्ट। तो फ्रेंड्स, इससे आगे का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम स्कॉटिश लिटरेचर के जो एक दो बड़े ऑथर हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो प्री रोमांटिक एज है या रोमांटिक एज आप कह लीजिए, ब्लेक से स्टार्ट करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।